हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो एक बहुत ही दुखद घटना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप सभी लोग तिरुमला टेम्पल के बारे में जानते होंगे। दरअसल में जो कल फ्राइडे आने वाला है, इस दिन को तिरुमला टेम्पल के अंदर जो वैकुंठ एकादशी फेस्टिवल इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाना था। अब बहुत सारे जो श्रद्धालु थे वो चाहते थे इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करना, जिस वजह से टिकट्स लेने के लिए हजारों ही श्रद्धालु इस तरह से गैदर हो जाते हैं टेम्पल के पास में। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए गए थे टिकट्स के लिए, लगभग 90 काउंटर्स थे। बट ऐसा देखा गया कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे इतने लोगों को अरे आपके मैनेज करने के लिए, जिस वजह से एक भगदड़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर टोटल 6 लोगों की डेथ हो जाती है एंड 20 लोगों को सीरियस इंजरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ही शौक यहाँ पे जाहिर किया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि अगर जो तिरुमला आपका जो तिरुपति देवस्थम ट्रस्ट बोर्ड है, अगर उनकी तरफ से कोई भी गलतियां हुई हैं या वहां के एम्प्लॉयज ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने प्रॉपर अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, तो उनके अगेंस्ट बहुत ही सीरियस एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो देखो, इस तरह के चीजें होना अपने आप में डेफिनेटली दुखद तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ना, एक जो आपका स्टैम्पीड होती है उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, कैसे इंश्योर किया जा सकता है प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएं, वो भी हमारे एग्जाम के लिए डेफिनेटली मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि मिड 2025 तक जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो यहाँ पर फाइनलाइज करके नोटिफाई कर दी जाए। अभी ये ड्राफ्ट स्टेज के अंदर है एंड यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि जो लोगों का डेटा है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, जो कंपनीज हैं उनको एक टाइम मिले ताकि वो इन डेटा रूल्स के साथ प्रॉपरली कंप्लाई कर पाए। तो ये यहाँ पे सरकार का उद्देश्य है। आने वाले समय के अंदर जब ये फाइनल हो जाएंगे, फिर इनको हम काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। अभी यहाँ पर लोगों की तरफ से सुझाव मांगे जा रहे हैं इन ड्राफ्ट डेटा रूल्स के ऊपर। दोस्तों, डेट है आज की 9 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, 9 जनवरी की बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। राइट? आप बताओगे क्यों करते हैं सेलिब्रेट? ठीक है, फिर कल या परसों हम इसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। दरअसल में इसके रिगार्डिंग एक इवेंट हो रहा है, राइट? एंड उस इवेंट में क्या निकल के आता है, क्या उसके आउटकम होते हैं, फिर वो सब चीजें हम प्रवासी भारतीय दिवस के साथ ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो आपको बताना क्या है कमेंट्स के अंदर कि प्रवासी भारतीय दिवस हम किसके वापस आने की मतलब कमेमोरेट करते हैं उस पर्टिकुलर डे को, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और स्टेट्स को बोला है कि आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के अंदर इतनी देरी क्यों कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आरटीआई के अगेंस्ट जाता है। मैं पहले थोड़ा सा आपको आरटीआई एक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहां से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। दरअसल में दोस्तों होता पता क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आरटीआई एक्ट है, आप जानते होंगे कि 2005 में इनेक्ट किया गया था एंड ये फोर्स में आया अक्टूबर 2005 के अंदर। अब इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से आपका जो सिटीजन है, जो आपका आम नागरिक है, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है जो आपकी पब्लिक अथॉरिटीज होती है वहां से। तो होता क्या है, एक पीआईओ होता है, राइट? अब पीआईओ के माध्यम से क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है ना, वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। पीआईओ इज आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली विद इन 30 डेज हमारे पास वो जानकारी आ सकती है। पर अगर मान लीजिए हम उस जानकारी के साथ कहीं हद तक या तो प्रॉपरली अग्री नहीं कर पा रहे या फिर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे अपील के भी मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है सीआईसी एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। इनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि क्या जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, क्या वो ढंग से इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी अपील्स आ रही हैं एंड उन अपील्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये भी सारा काम सीआईसी और एसआईसी ही देखते हैं। अब ये जो आरटीआई आता है ना, ये आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि अंडर आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत। तो ये तो प्रॉपर हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में सीआईसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। सीआईसी के अंदर आपको एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं।
दरअसल में ना इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, मतलब इनको ना रिकमेंड बेसिकली कमेटी के द्वारा किया जाता है। उस कमेटी के अंदर 3 लोग होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी होते हैं एज अ चेयरपर्सन, और एक होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। फिर उसके बेसिस के ऊपर सारी चीजें देखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि रिसेंटली ना एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के आधार पे ये बोल दिया गया कि जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर होगा और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर होगा, उसको डिटरमिन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था, तब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। तो ध्यान क्या रखना है कि जो टेन्योर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी, या फिर उनकी एज जब तक 65 साल नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर, और साथ ही साथ वो रीअपॉइंट के लिए में भी एलिजिबल नहीं होते हैं। साथ में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो प्रेसिडेंट है वो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी की तरह यहाँ पे काम करती है सीआईसी, एंड कोई भी इस तरह से उनके पास कंप्लेंट्स आए, कुछ इंक्वायरीज हों, या फिर इनके पास ना इनफैक्ट सिविल कोर्ट की पावर भी होती है, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना हो गया, समन करना हो गया, वो सारी चीजें भी इनके पास हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ साथ बात करें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की, ये सिमिलरली स्टेट के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर जो कमेटी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं चेयरपर्सन, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और साथ साथ एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिनको की चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली गवर्नर साहब उनको अपॉइंट कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नर साहब उनको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से ये चीजें वर्क करती है, जैसे कि सेम सेंटर में थी वैसी स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, आप लोगों ने सुना भी होगा, राज नारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, राइट। इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ना इंडिया ने, आप लोग जानते होंगे, 2002 में भी एक एक्ट आया था, उसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को हमने हटाया एंड उसको रिप्लेस करके हम लाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एक्ट के आने से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मदद मिली है। तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीआईसी एसआईसी का अपॉइंटमेंट जो है उनको ना रोका जाए, उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करी जाए, एंड यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज भारत पोल पोर्टल। थोड़ा इसको समझेंगे, पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में जानकारी दे दूं। इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था 1923 के अंदर। हालांकि जो भारत इसका मेंबर बना वो बाद में जाके 1956 के अंदर इसका मेंबर बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूएन का पार्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी इसके हेडक्वार्टर आपको लियोन फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो काम क्या है इंटरपोल का, देखो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी देखा होगा। देखो इंटरपोल खुद में अपने आप में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, बट ये इनडायरेक्टली उसमें हेल्प करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देशों की पुलिस के बीच में कॉपरेशन लाना, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग देशों को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, इनको डील करना, इनके लिए मैनेज करना, इनको फैसिलिटेट करना आपस में कॉपरेशन को, वो यहाँ पर इसका काम रहता है। तो कुछ भी ऐसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहता है? वो इंटरपोल ही रहता है। आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम रहे, उसके लिए भी यही काम करता है, एंड साथ साथ प्रॉपर डेटाबेस को मैनेज करता है। अब होता क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सबसे ऊपर तो आती है इसकी जनरल असेंबली। ठीक है, यहाँ पर हर देश की तरफ से आपको एक एक डेलीगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है उसमें फिर डिसीजन लिए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर। एक होता है इसका सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, और एक होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब अंडरस्टैंड करना, जनरल असेंबली ने फैसला तो ले लिया, है तो सुप्रीम बॉडी थी, पर उसको आगे जाके फिर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कौन देखेगा उसका? वो एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे देखती है। इसके अलावा एक होता है एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ये हर कंट्री का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की तरफ से जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारा जो सीबीआई है, वो सर्व करता है एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको इंटरपोल के बारे में पता होनी चाहिए, वो है इसके नोटिस। देखो बहुत डिटेल में नहीं, बट इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहते हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ ना रेड नोटिस की, रेड नोटिस बात करता है कि अगर हमें वांटेड पर्सन का अरेस्ट चाहिए होता है तो उसके लिए रेड नोटिस यहाँ पे इशू होता है। उसके अलावा येलो नोटिस की बात होती है
अगर कोई पर्सन मिसिंग है उसको लोकेट करने के लिए। ब्लू नोटिस की बात होती है अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक पर्सन की आइडेंटिटी या लोकेशन के बारे में। फिर ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए। ग्रीन नोटिस की बात होती है जब लेट से हमें कुछ वार्निंग या इंटेलिजेंस देनी होती है कि कोई पर्सन क्राइम कर रहा है एंड वो दूसरे देशों के अंदर भी इस तरह से सिमिलर क्राइम कर सकता है। ऑरेंज नोटिस की बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट कि लेट से किसी को वार्निंग देनी होती है किसी इवेंट की, पर्सन की या प्रोसेस की, कोई बड़ा थ्रेट आने वाला है, उस केस में ऑरेंज नोटिस मिलता है, मतलब दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्पल नोटिस की, ये बात करता है किस चीज़ की, मॉडस ऑपरेंडी, कि क्या तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है कोई क्राइम कमिट करने के लिए। एंड लास्टली एक और भी नोटिस होता है, दिस इज इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये उन ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के लिए इशू किए जाते हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन कमेटी के एक तरह से टारगेट होते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिसेस। तो इंटरपोल के बारे में तो सर हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये बताओ कि भारत पोल पोर्टल क्या है। अब आपने नोटिस किया कि यार इंटरपोल के पास बहुत सारा डेटा है, डेटाबेस मैनेज करता है, राइट, एंड कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है देशों के बीच में कॉपरेशन। अब हमारे जो होम मिनिस्टर है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर्टिकुलर भारत पोल पोर्टल को इनॉग्रेट किया। अब इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज जो है ना, उनको कहीं ना कहीं इंटरपोल के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसके माध्यम से होगा क्या, एक तरह से हम बहुत अच्छे से इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे कि जो भी हमारे रिक्वेस्ट वगैरह थी वो बहुत तेजी से उनको हम प्रोसेस कर पाएंगे। कुछ हमारे जैसे फ्यूजिटिव्स वगैरह होते हैं, उनका प्रोसिक्यूशन बहुत जल्दी से हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मदद कर पाएगा। तो यानी कि ना चीज़ें इससे कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, प्लस एट द सेम टाइम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। तो सीबीआई के द्वारा ही ये पोर्टल को डेवलप किया गया है एंड वही इसकी सारी की सारी यहाँ पे उसको मैनेजमेंट यहाँ पे देखेगा। तो ग्लोबल नेटवर्क के साथ हमने यहाँ पे अपने पुलिस को, हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो उनको प्रॉपर डेटाबेस मिल पाएगा। एंड एक बार डेटाबेस मिला तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के क्राइम्स को, मतलब उनका एनालिसिस करने के अंदर मदद मिलेगी, उनको प्रिवेंट करने के अंदर, और फ्यूजिटिव्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो 5 इसके कंपोनेंट बनाए गए हैं। एक है कनेक्ट, जो सबको कनेक्ट कर रहा है। एक है इंटरपोल नोटिसेस की अलग अलग जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ रेफरेंसेस वगैरह चाहिए हों। फिर रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको हम ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं, कि सारा डेटा इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस वो सारी ब्रॉडकास्ट कर दी जाएगी। एंड लास्टली है रिसोर्सेज, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज किए जाते हैं। तो एक रियल टाइम इंटरफेस बन चुका है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करेगा। स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इसके अंदर भी यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि लेट से कोई फ्यूजिटिव है, ठीक है ना, अगर मान लो वो है तो नहीं यहाँ पे, बट वो किसी और देश भाग गया है, वो भगौड़ा हो गया है, पर तब भी तो जस्टिस सर्व होना चाहिए ना, अगर भले ही वो दूसरे देश में चला गया है। तो ये सब चीज़ों में भी यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्टल हमारी यहाँ पे मदद कर पाएगा। ये हो गया भारत पोल पोर्टल। आगे आते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है आर्टिशियन कंडीशन के बारे में। थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा कि आखिर ये आर्टिशियन कंडीशन आखिर है क्या। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या। देखो एक्चुअल में ना एक किसान था, ठीक है, एक किसान भाई साहब थे। कहाँ पे, आपका जो जैसलमेर एरिया है वहां पर मोहनगढ़ एरिया था, ठीक है। वहां पर उन्होंने ना एक फर्म को हायर किया कि आप एक काम करो, यहाँ पर एक ट्यूबवेल डिग कर दो, यहाँ पे खोदो एक ट्यूबवेल को, ठीक है। तो वो फर्म ने भी, वो कंपनी ने भी ट्यूबवेल को खोदना शुरू किया। फिर जब जाके 850 फीट की डेप्थ तक वो पहुंचे ना, तो अचानक से पता क्या हुआ, अचानक से बहुत सारा पानी निकल के बाहर आया। आप पूछोगे कितने लीटर पानी निकल के आया। देखो इतना पानी निकल के आया कि आसपास की जो 25 बीघा जमीन है ना, वो पूरा का पूरा पानी से भर गई। आप सोच रहे होंगे सर इतना पानी, हम तो सोच रहे थे 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर पानी आया होगा, पर ये 25 बीघा जमीन मतलब पानी से सबमर्ज होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है आर्टिशियन कंडीशन का। देखो जब ये 25 बीघा पानी इस तरह, सॉरी 25 बीघा जमीन पे पानी आ गया ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया कि यार हम लोग ना पढ़ते होते थे ऋग वेदा के अंदर एक नदी के बारे में, आया याद आप लोगों को, मैं बात कर रहा हूँ सरस्वती रिवर की। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि कहीं ये सरस्वती नदी तो नहीं है। तो यहाँ पर फिर आगे जाके सोशल मीडिया के ऊपर भी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी चला गया कि हमने सरस्वती नदी को खोज लिया है, राइट। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में आ रहा था, बट फिर बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सरस्वती नदी नहीं है, ये एक आर्टिशियन कंडीशन है, बस इतना ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिशियन कंडीशन।
देखो होता पता क्या है, एक चीज होती है आर्टिशियन एक्यूफायर। अगर मान लो लेट से आपके पास ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी ना बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। क्यों है प्रेशर के अंदर? क्योंकि अगर हम बात करें, इसके ऊपर भी कुछ लेयर्स हैं, इसके नीचे भी कुछ लेयर्स हैं। कैसे हैं लेयर्स? जैसे बहुत ही आपके सामने इम्परमिएबल लेयर्स अगर आपको देखने को मिल जाती हैं, लेट से अगर बहुत ही हार्ड इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में यहां पर आपको पानी देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी रॉक्स, इसके नीचे भी रॉक्स, उसको हम बोलते हैं आर्टिशियन वाटर। इसको हम लोग कन्फाइंड पानी भी बोलते हैं, कन्फाइंड वाटर भी बोला जाता है। पता क्यों? क्योंकि पानी अंदर क्यों है? पानी बीच में इसलिए है क्योंकि ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके नीचे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो कहीं पानी और कहीं जा नहीं रहा। ठीक है। अब अचानक से मान लो एक दिन क्या होता है, किसी कारण की वजह से अगर ये प्रेशर रिलीज हो जाए, तो अगर ये प्रेशर रिलीज होगा तो डेफिनेटली बहुत सारा तेजी से पानी बाहर निकल के आएगा। एंड इनफैक्ट यहां पर भी यही हुआ है। ठीक है। अचानक से जैसे ये जो ड्रिलिंग मशीन ये काम कर रही थी, अचानक से जब उसने प्रेशर को हटाया तो पानी बहुत ही तेजी से बाहर आया इस तरह से। एंड इस पानी की तेजी से आने के साथ साथ इनफैक्ट यहाँ पे गैस भी यहाँ पे हमें रिलीज होती हुई देखने को मिली। तो इसी को बोलते हैं हम आर्टिशियन कंडीशन। ठीक है। हार्ड मटेरियल होते हैं ऊपर भी नीचे भी, पानी की वजह अंदर, पानी के ऊपर और नीचे, इसीलिए उस पानी को हम कन्फाइंड वाटर बोलते हैं। एंड एक बार जैसे ही प्रेशर वो रिलीज होगा तो वाटर बहुत ही फ्रीली फ्लो करेगा। एंड हम नोटिस कर पाएंगे कि सारा का सारा पानी इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसे टॉप लेयर अगर पंचर होती है ना, तो कहीं ना कहीं वाटर बिना पंप के यहाँ पर नेचुरली बहुत तेजी से यहाँ पे बाहर आता है। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है आर्टिशियन कंडीशन। ठीक है। ये वर्ड कहाँ से आया आर्टिशियन? ये वर्ड आया आर्टियोस फ्रांस से। दरअसल में वहां पर पहली बार इस तरह के जो वेल्स थे वो यहाँ पे डिस्कवर किए गए। तो इसका कारण यही रहता है कि इंटरनल प्रेशर काफी ज्यादा होता है एक्यूफायर के अंदर, अंडरग्राउंड बैरियर ब्रेक हो जाता है। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर होता है ओवरलाइंग रॉक से, एंड नेचुरल पाथवेज होते हैं क्योंकि क्रैक्स आ जाते हैं रॉक्स के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं आर्टिशियन कंडीशन के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में। दोस्तों आप में से मुझे एक बात बताना, कितने लोगों की आप में से शादी हो चुकी है? आप में से ज्यादातर लोगों की शादी नहीं होगी, अभी तक हुई होगी, थोड़े बहुत लोगों की हो भी हो गई होगी, बट ज्यादातर लोगों की शादी नहीं हुई होगी, है ना। पर आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि यार जब शादी होती ना तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लड़की वालों का भी लड़के वालों का भी, है ना। काफी अच्छा खासा, मतलब लाखों में, मतलब कहीं तो चलो अब अंबानी की शादी की बात नहीं कर रहा, बट अदरवाइज आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि लाखों में खर्चा हो जाता है, मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख, है ना। तो बहुत बड़े लेवल पे खर्चा होता है शादियों के अंदर। ठीक है। अब अगर हम बात करें ना, एक ट्राइब है कोंडा रेड्डी ट्राइब। ये ट्राइब आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। ये इनफैक्ट एक पीवीटीजी भी है ना। अब इनमें ना जो शादियां होती हैं वो कई कई दिनों तक चलती हैं। ठीक है। अब कई दिनों तक शादियां चलेंगी तो भाई क्या होगा, खूब लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। खूब लोगों को खाना खिलाएंगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि खूब पैसा लगेगा, है ना। कई कई दिनों तक दावतें चल रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सेरेमनीज चल रही हैं। उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, बहुत हैवी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर कोंडा रेड्डी ट्राइब के कुछ लोगों ने ऐसा नोटिस किया कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो इस केस में उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया? वो उन्होंने स्टार्ट किया लिव इन रिलेशनशिप। क्यों किया? लिव इन रिलेशनशिप से क्या होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। कि लिव इन में रह रहे हैं तो खुद ही कर ली बस शादी, किसी को नहीं बुलाया। ठीक है। तो लव मैरिज हो गया, भाग जाना हो गया, या फिर मैरिज बाय नेगोशिएशन हो गया। ये आज के समय कोंडा रेड्डी ट्राइब के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यही माना जा रहा है कि किस तरह से खर्चा कम हो जाता है शादी के अंदर। तो लिव इन मैरिज वहां पे काफी तेजी से बढ़ रही है कोंडा रेड्डी ट्राइब के अंदर। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस ट्राइब के बारे में। जैसा मैंने कहा था कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी रिवर के बैंक्स के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। ये एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और ये तेलुगु लैंग्वेज को यहाँ पे बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट कर जाता है। ये हिंदुज्म को ही प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि प्रैक्टिस जो लोकल डेटीज हो गया और ट्रेडिशनल रिचुअल्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। फैमिलीज इनकी पैट्रियार्कल होती है, मतलब जो मेल है उसकी ज्यादा चलती है। एंड पैट्री लोकल होती हैं कि शादी के बाद जो पर्टिकुलर जो जोड़ा होगा, जो जिनकी शादी हुई है, वो अपने पेरेंट्स वाली साइड में, अपने फादर वाली साइड है उसके फादर की फैमिली के साथ यहाँ पे रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नॉर्मली यहाँ पे मोनोगैमी ही प्रैक्टिस होती है कि एक ही पर्सन से शादी की जाती है। पर हालांकि
पॉलीगैमी के भी कंडीशंस हमें यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और ज्वार इनका स्टेपल क्रॉप रहता है। इनके हाउसेज जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे हाउसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इसमें नोटिस कर पाओगे, ये जो घर है, एक तो पहली बात ये क्या है कि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, मड से बना हुआ है, और साथ ही साथ इसकी जो छत है ना, वो दरअसल में थैच रूफ हम इसको बोलते हैं। बेसिकली जो फूस की छत होती है ना, नॉर्मली नॉर्मली उससे यहाँ पे इनकी यहाँ पे जो छत है वो बनाई जाती है। इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको लीड किया जाता है एक हेरिडेटरी हेडमैन के द्वारा, जो होता है पेडा कपू, जो कि विलेज के प्रीस्ट की तरह भी यहाँ पे सर्व करता है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कल्चरल चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं कॉन्डरी ट्राइब के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज गाइडलाइंस ऑन प्लेइंग नेशनल एंथम। देखो यार, मेंस के पर्सपेक्टिव से ना, थोड़ा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, थोड़ा उनको आप डेफिनेटली प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिला है कि गवर्नर और सीएम की बनती नहीं। जैसे तमिलनाडु की अगर हम बात करें ना खासकर, तो यहाँ पे जो गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता ही रहता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट पता क्या हुआ? अभी कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को छोड़ के चले गए। इनको ऐसा कहना था कि हमें मुझे कस्टमरी एड्रेस देना था, पर वहां पर जो नेशनल एंथम है वो प्ले ही नहीं किया गया उनके एड्रेस से पहले, तो वो नाराज होकर इस तरह से चले गए। अब तमिलनाडु का कहना है कि ऐसा होता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसमें ये है कि गवर्नर के एड्रेस से पहले स्टेट एंथम होगा, दैट इज तमिल थाई वत्सु, ठीक है, और नेशनल एंथम जो होता है वो सेशन के एंड में प्ले होता है। ये गवर्नर साहब बस ऐसे ही मतलब टाइम पास करे जा रहे हैं। ये तो हमारी कन्वेंशन 1991 से फॉलो हो रही है कि नेशनल एंथम बाद में प्ले होता है सेशन के, पहले तो स्टेट एंथम ही होता है। तो इससे नाराज होने वाली बात क्या है? तो 1991 से चला आ रहा है ना। उस तरह से नागालैंड में भी आप नोटिस करो, नागालैंड में भी यहाँ पर 2021 से नेशनल एंथम नहीं प्ले हुआ। तो ये स्टेट प्रैक्टिस चलती है। त्रिपुरा के अंदर भी ऐसा ही है कि 2018 से ठीक है, पहली बार बल्कि प्ले हुआ त्रिपुरा के अंदर। तो ये चीजें अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरह की असेंबली प्रैक्टिसेस हैं। किसी जगह पहले प्ले होता है, किसी जगह बाद में प्ले होता है, किसी जगह प्ले ही नहीं होता, है ना। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के अंदर जरूर होता है। जब मान लो प्रेसिडेंट जब अपने डाइस पे पहुंचते हैं तो उस समय नेशनल एंथम प्ले होगा, एंड जब वो अपना पूरा का पूरा अपना एड्रेस दे देंगे उसके बाद भी नेशनल एंथम प्ले होता है। तो ये पार्लियामेंट के अंदर प्रैक्टिस इस तरह से काम करती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यार ये नेशनल एंथम मैंडेटरी है या कस्टमरी है? द आंसर इज नेशनल एंथम मैंडेटरी नहीं है सभी फंक्शंस के अंदर। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये कस्टम ही है, इट इज ओनली कस्टमरी। ये जरूरी नहीं है कि करना ही करना है, ये बस आता हो रहा है, हम एक तरह से प्रथा की तरह इसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। बाकी डेफिनेटली देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली अपहेल्ड किया है कि रिलीजियस फ्रीडम भी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइज भी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बाकी औरों के लिए टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए डाइवर्स प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। दरअसल में ना, एक्चुअल में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बहुत फेमस केस आया था, बिजॉय इमोनुअल, राइट, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप लेट से नेशनल एंथम गाया जा रहा है ना, बाकी लोग गा रहे हैं एंड आप नहीं गा रहे, तो इसमें कोई आप नेशनल एंथम की कोई इंसल्ट नहीं कर रहे। यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप ये बोलोगे कि भाई आप लोग ना एक काम करो कि आप नेशनल एंथम गाओ ही गाओ, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट भी जाता है। दरअसल में जो जवोवा विटनेसेस थे ना, उनमें ये नहीं कर सकते, आप लोग नहीं ये चीज कर सकते। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया कि अगर आप फोर्स कर रहे हो किसी को राइट टू मतलब अपना नेशनल एंथम गाने के लिए, तो वहां पर आप उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हो, उसको वायलेट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑलरेडी कह भी रखी है। उसी तरह से एक और भी केस आया था, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे लेट से अगर कोई मूवी चल रही है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है या न्यूज रील है, उसके अंदर मान लो नेशनल एंथम प्ले होता है ना, तो वहां पर आपको नेशनल एंथम पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मूवी होती है, डॉक्यूमेंट्री, न्यूज रील के कोर्स में आप अगर चाहो तो आप ना खड़े हो आप नेशनल एंथम के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर केस में कह भी रखा है, ठीक है। बाकी और बातें करें अगर नेशनल एंथम के बारे में, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि नेशनल एंथम जनगण मन है हमारा, जिसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन बंगाली लैंग्वेज। इसको जहां पे अडॉप्ट जो किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, इसके हिंदी वर्जन के अंदर बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इसका जो प्लेइंग टाइम होता है वो 52 सेकंड्स होता है अगर आप इसका फुल टेक्स्ट यहाँ पे प्ले कर रहे हो। अगर आप इसका शॉर्ट वर्जन प्ले कर रहे हो जहां पर फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ही होती है तो लगभग वो 20 सेकंड का आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कोलकाता। ये इंस्पायर्ड है बाय द मेलोडी ऑफ राग अहिल्या बिलावल। दरअसल में क्या है, ये जो राग अहिल्या बिलावल है ये दरअसल में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही आपको एक राग देखने को मिल जाएगा और इसमें प्योर नोट्स होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें 1919 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये एक इंग्लिश इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था एंड डेफिनेटली सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको पॉपुलराइज करने के लिए। देखो अगर हम बात करें ना तो कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क जरूर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो 51 ए की बात करें ना तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिटीजन्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की एंड बाकी नेशनल सिंबल्स की। उसके साथ ही साथ हमारे पास एक एक्ट भी है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसका सेक्शन 3 बात करता है कि अगर मान लो आप नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट शो करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि लेट्स से अगर आप फुल वर्जन को प्ले कर रहे हो तो वहां पर अगर हम बात करें ना तो जैसे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं नेशन को तो उससे पहले भी उसके बाद में भी किया जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर किसी फॉर्मल स्टेट फंक्शन के अंदर आए हैं तो अराइवल और डिपार्चर के समय किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को नेशनल सैल्यूट देना है वहां पर किया जाएगा। परेड के समय के ऊपर, फ्लैग होस्टिंग हो गया, ठीक है, उस समय के ऊपर भी यहाँ पर फुल वर्जन प्ले किया जाता है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो सिविल और मिलिट्री का कोई यहाँ पर फॉर्मल चीज हो रही है जहां पे ऑनर या रैंक दिया जाना है वहां पर भी यहाँ पे आप फुल वर्जन प्ले करोगे। इसके अलावा जैसे फ्लैग अनफल हो रहा है तो उसमें मास सिंगिंग लोग भी इसमें गा सकते हैं। कल्चरल एंड सेरेमोनियल फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट का अराइवल या डिपार्चर हो गया पब्लिक फंक्शंस के ऊपर तो मास सिंगिंग भी होती है। एंड जनरल कंडक्ट यही है कि ऑडियंस खड़ी होती है जब ये नेशनल एंथम यहाँ पे होता है, अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री या मूवी, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर पार्लियामेंट कब लेजिस्लेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि आखिर यहाँ पे सोशल कैपिटल क्या होता है। अब दोस्तों कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क मैंने दिया था कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो काफी ज्यादा जाना जाता है इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा। देखो दरअसल में ना पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिसने अपना मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज व्हाट, भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक है, ये आपने सुना होगा। ये किस टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कान्हा नेशनल पार्क की। तो बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। यस, 7 अगस्त को यही हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1905 के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो इसी दिन स्टार्ट हुई थी। तो डेफिनेटली दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड एट द सेम टाइम जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। दरअसल में 1887 की बात करें ना तो एमजी राणा डे और साथ ही साथ जो रघुनाथ राव है इनके द्वारा मद्रास के अंदर इस चीज को फॉर्म किया गया था। क्यों फॉर्म किया गया था, क्योंकि दरअसल में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो नहीं चाहती थी कि जो आपके सोशल रिफॉर्म्स हैं वो उसके डेलिब्रेशंस के अंदर आए एंड इसी वजह से एक अलग से एक संस्था बना दी गई आपकी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। दैट इज द रीजन, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था एक था बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो बिरसा मुंडा जी डेफिनेटली मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते हैं बट फ्रॉम झारखंड, ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एनसीडब्ल्यू की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 की रिगार्डिंग स्टेटमेंट भी डेफिनेटली आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।